Hello everyone, myself Dr. Vijay Kumar Vishwakarma, Assistant Professor, Department of Chemistry, SRM Institute of Science and Technology और मैं दिल्ली NCR कैंपस से बिलोंग करता हूँ। तो इस लेक्चर में मैं आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि हमारे यूनिट 3 में है, अगर हम रेगुलेशन 21 की बात करें, 21 CYB 101 J कोड की, तो इस कोड के अंदर यूनिट 3 में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दी हुई है। इस बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम मोटा मोटी बात करें तो हमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे 3D रिप्रेजेंटेशन, इंटर कन्वर्जेंस, आइसोमेरिज्म, रीजेंट्स, रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस, some mechanisms, some special reactions and last topic is drugs। तो इतनी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक होगा पूरा, ये वन शॉट वीडियो है और इसमें आप पूरी यूनिट 3 समराइज़ कर सकते हैं। सो देखते हैं कि यूनिट 3 कवर करने से पहले थोड़ा सा हमने 11th-12th में रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ रखा होगा, तो वहाँ से हमें काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी। और ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, जिससे आप एक ही बैठे वन शॉट में पूरा का पूरा वीडियो देखें और पूरी की पूरी यूनिट 3 को आप कवर कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। फर्स्ट टॉपिक इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर। जब भी हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो हमारा कार्बन जो है ये टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल मीन्स ये जो बॉन्ड है ये 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड्स को हम टोटल 4 बॉन्ड्स को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 360 डिग्री। तो हम इसको 3D ऑब्जेक्ट को 2D प्लेन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इससे ऐसे ऑब्जेक्ट को बहुत सारे साइंटिस्टों ने रिप्रेजेंट करने का एक तरीका निकाला। तो इसमें हमारे पास 3 तरीके हैं, फिशर, न्यूमैन एंड साहर्स। फिशर प्रोजेक्शन ये कहता है कि अगर हम ये जो चारों बॉन्ड्स हैं वो इस तरीके से लिख दें, स्क्वायर की तरह या प्लस की तरह, जिसमें ये मान के चलता है कि जो हॉरिजेंटल बॉन्ड है ये एबव द प्लेन है और वर्टिकल बॉन्ड्स जो है बिलो द प्लेन है। सेम न्यूमैन क्या करता है, इससे पहले अगर हम साहर्स को देखें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। साहर्स में क्या है, जो आपको 2 वाई बनाने हैं और 2 वाई बनाने के बाद इन दोनों वाई को जोड़ देना है। अब इसमें 2 कंडीशन है, अगर ये दोनों वाई सीधे बनाएं तो एक साहर्स का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि आप एक वाई को इन्वर्टेड भी बना सकते हैं। आप एक वाई इन्वर्टेड बनाइए और दूसरी वाई सीधे और उसको जोड़ दीजिए। सो दिस इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ साहर्स। तो इस तरीके से साहर्स हो गया। अगर हम बात करते हैं कि साहर्स को न्यूमैन में या साहर्स से न्यूमैन कैसे फाइंड आउट करें, तो इसको इस वाले से हम समझ सकते हैं कि अगर हम इसको और थोड़ा पास ले जाएं तो ये कैसा दिखेगा बच्चों, ऐसा दिखेगा। देखो और पास, थोड़ा और पास अगर ले जाएंगे, थोड़ा सा और पास, तो ये कैसा दिखेगा। ये वाला कार्बन पूरा का पूरा ओवरले कर लेगा। लेकिन जो कार्बन ओवरले करेगा, मान लो सोचो इतना बड़ा कार्बन होता गया, क्योंकि जो कार्बन का एटम है वो कैसा है, स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल होने की वजह से ये ऊपर वाला तो एटम दिखेगा, नीचे का नहीं दिखेगा। यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऊपर वाले एटम को ऐसे सर्कुलर और इसके बांड को दिखाया गया, इसके बांड को दिखाया गया, लेकिन बैक वाले बांड को हम नहीं दिखा रहे हैं, इन बांड्स को नहीं दिखा रहे हैं। इन बांड्स को नहीं दिखाने का मतलब कि जो बैक का एटम है वो सुपरसाइड कर गया है भाई फ्रंट एटम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 3 कॉन्फ़िगरेशन आए, न्यूमैन, साहर्स एंड
फिशर। अब बात आती है कि हम इनको इंटर कन्वर्ट कैसे करें। तो फिशर प्रोजेक्शंस को साहर्स में कन्वर्ट करने के लिए देखो, अभी हमने बताया कि ये जो वर्टिकल बॉन्ड है ये बिलो द प्लेन होता है, तो यहाँ पे आप बिलो बिलो खींच लो और इस पर जो ग्रुप लगे हैं, जैसे ये लगा है ये वाला लगा दो COH, ठीक है, और वाई बना दो, इस पे भी वाई, यहाँ भी वाई। जो यहाँ पे बच्चों राइट साइड है उसको यहाँ पे राइट साइड बना दो बिना सोचे समझे, जो लेफ्ट साइड है उसको इधर लेफ्ट साइड बना दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम ये जो COH ग्रुप है इसको ऊपर बनाएं, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और ये रोटेटेबल होता है, तो इस एक को हम रोटेट कर देंगे। जैसे ही रोटेट करेंगे तो ये नीचे से ऊपर यहाँ जाएगा, ये राइट साइड है तो ये लेफ़्ट आ जाएगा, देखो ये लेफ़्ट आ गया, और जो लेफ़्ट है ये आ जाएगा आपका राइट साइड। एक ही कार्बन को आपको चेंज करना है, दूसरे कार्बन को चेंज नहीं करना है। इस वाले कार्बन पे कोई चेंजेस नहीं हो रही है, तो ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं साहर्स प्रोजेक्शन इनटू फिशर फार्मूला वाया न्यूमैन। अब देखो, अभी हमने बताया कि इस वाले कार्बन को थोड़ा और घिसकाएंगे, थोड़ा और घिसकाएंगे, थोड़ा और घिसकाएंगे, तो इस वाले कार्बन को ये क्या करेगा, ये वाला ढक लेगा। आप कुछ नहीं करो, सीधे सीधे ऐसे बना दो, एक गोला बना दो, इस वाले पे जो दिख रहा है उसे बना दो। ये इधर Br, इधर OH, इधर PH, इधर Br, इधर OH, इधर OH और इधर PH, ये बना दिया। बाकी नीचे वाले पे भी अब ये ढक गया, तो जो जैसे दिख रहा है, मान लो इसका गोला ये होता, तो इधर इधर इधर, और 3 बॉन्ड्स को बनाने, तो इधर देखो NH2 लगा दिया, इधर Me लगा दिया, इधर Cl, ये कन्वर्ट हो गया। बहुत ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगेन अगर आप चाहते हो कि इसको रोटेट करें तो कोई बात नहीं, इस वाले को पकड़ के आप रोटेट कर सकते हो। इस बॉन्ड को अगर आप रोटेट करोगे, किसी एक को भी, चाहे ऊपर या नीचे, किसी एक को हम रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली रोटेट किया गया है ये इस वाले बॉन्ड को, तो जब आप इसे रोटेट करोगे, देखो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे Me है, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे Cl है, अगर आप इसको रोटेट करके चाहते हो कि इस तरीके में कन्वर्ट कर दें, तो अभी हमने बताया कि जो लेफ़्ट है उसको राइट लिख दो, जो राइट है उसको लेफ़्ट लिख दो, और ये इन्वर्ट हो जाएगा, Me बन जाएगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो इसमें और इसमें भी। नेक्स्ट है हमारा फिशर प्रोजेक्शन इनटू साहर्स वाया न्यूमैन। देखो इस वाले को पकड़ के धीरे 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 इसके ऊपर ले जाना है और ये बन जाएगा, और जैसे ही ये बन जाएगा आप इसको रोटेट करके 180, अभी हमने बताया कि इसको रोटेट करके आप इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते। देखो यहाँ पे जो CHO है, यहाँ पे CH2OH है, दोनों पास पास हैं। जब इसको रोटेट करके ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो इसका OH एक इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, बदल दो, एक OH इधर आ जाएगा, एक H इधर, सॉरी ये तो पहले वाले का है, ये H यहाँ रह गया, एक OH इधर आ गया, ठीक है। वैसे पहले वाले में अगर कंपेयर करके देखोगे तो क्या है, दोनों H सेम साइड है लेकिन दोनों अपोजिट हो जाएंगे। अब कुछ नहीं करना, इसको और इसको खींच दो। अगर आप चाहते हो इसको धीरे धीरे खींच के अलग करो, तो जो पहले वाला था इस तरीके से, ये CHO, ये H, OH रहने दो, और यहाँ से ऐसे एक लाइन लगाओ और इसे खींचा आपने, तो इधर हो गया OH आपका, इधर H और इधर CH2OH। तो इस तरीके से आप 3D को 2D में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, उन्हें आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, जिसे आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहते हो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल सेम ही होता है, ठीक है। और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो वर्ड का मतलब होता है स्पेस, तो इनमें स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है और यहाँ पे कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। तो बेसिक अंतर क्या है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी डिफरेंट है और यहाँ स्पेस में ओरिएंटेशन, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ हिंदी में तो स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं पहला चेन। जो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है उसमें चेन, फंक्शनल पोजीशन, टाटोमर्स और मेटामर्स, हम इतने को पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 तरीके के आइसोमर्स होते हैं, एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, एक कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को हम अलग से पढ़ेंगे। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स ये सिंगल और डबल बॉन्ड के एलॉन्ग ग्रुप को चेंज करने से बनता है। इसमें ग्रुप चेंज नहीं करते, इसमें रोटेट करते हैं एक सिंगल बॉन्ड को, जो अभी हमने किया था, ठीक है।
सॉहर्स वाले में। ये फर्दर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स दो तरीके के होते हैं, जियोमेट्रिकल जिसमें हम डबल बॉन्ड के एलांग चेंज करेंगे जिससे सिस ट्रांस आएगा, और ऑप्टिकल में आपको पता है कि दो आइसोमर्स होते हैं, डायस्टीरियोमर्स और इनेंशियोमर्स। तो ये आगे डिस्कस करेंगे, पहले वन बाय वन शुरू करते हैं। देखो चेन आइसोमर्स जिसमें चेन लेंथ क्या है, डिफरेंट हो। अगर चेन लेंथ डिफरेंट है, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सब सेम है, देखो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 कार्बन, यहाँ भी 1 2 3 एंड 4 कार्बन, अगर आप चेक करोगे तो इसमें कार्बन के नंबर सेम है, हाइड्रोजन सेम है, बट इसका नाम आइसोब्यूटेन है, इसका नाम एन ब्यूटेन है, तो इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाएगी। अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसके जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन आइसोमर्स की। इसमें देखो चेन सेम रखनी है, जब भी बात करोगे तो केवल केवल क्या चेंज करना है, पोजीशन चेंज करना है, किसका, सब्स्टिट्यूएंट एटम का। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो OH लगा है ये 1 2 3 1 पोजीशन पे लगा है, और यहाँ पे जो OH लगा है ये कहाँ लगा है, 2 पोजीशन पे लगा है, तो इसे आइसोप्रोपेनॉल भी बोलते हैं और उसे एन प्रोपेनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली बेंजीन रिंग में भी अगर हम बात करें तो 2 CH3 आसपास लगा दें, 2 CH3, ये आर्थो पोजीशन बोली जाती है, ये मेटा पोजीशन बोली जाती है, और ये वाली पैरा पोजीशन बोली जाती है। ओपन चेन में कभी कभी एक स्पेशल आइसोमेरिज्म पाया जाता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट थोड़ा सा देखेंगे, जैसे अगर ये सिंगल चेन है जिसमें एक डबल बॉन्ड है तो उसे हम साइक्लिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन इनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने का मतलब क्या है, सिंपली देखो, अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें, जैसे अल्कोहल और ईथर की बात करें तो इनमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स बनते हैं, लिस्ट हमने यहाँ पे दे रखी है, जैसे अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दे देता हूँ। आपको एग्जाम में एग्जाम पर्सपेक्टिव से किसी दो को लिख देना है, बहुत ज़्यादा को नहीं लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाला ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है, इसलिए Al लगा है यहाँ पे। अब ये बीच में आ गया तो ये कीटोन, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन का आइसोमर। यहाँ पे OH लगा है तो ये इथेनॉल है, एल्कोहल है ये, और ये बीच में O लग गया दो कार्बन के बीच में तो ये ईथर है। तो एल्कोहल और ईथर का आपने देख लिया, एल्डिहाइड और कीटोन का देख लिया आपने। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर की। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये है ईस्टर। तो अगर इस कार्बन पे OH लगा होता, जैसे ये OH लगा है तो ये एसिड हो जाता, अगर इधर एक हमने कार्बन CH3 R ग्रुप लगा दिया तो ये ईस्टर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं मेटामेरिज्म। मेटा वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है पार्ट्स। तो अगर हम किसी फंक्शनल ग्रुप के अराउंड देखें, अगर इधर देखें इसके इधर, तो एक कार्बन की चेन लगी, इधर 3 कार्बन की चेन लगी, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 + 3 4। तो इस 4 को हम ऐसे भी तो स्प्लिट कर सकते हैं, 2 + 2। तो यहाँ पे यही किया गया, 2 कार्बन इस ऑक्सीजन के एक साइड, 2 कार्बन एक साइड लगा दो, तो ये हो गया मेटामर्स का एग्जाम्पल। दीज बोथ आर नोन एज मेटामर्स ऑफ ईच अदर। ना वो बात करते हैं टाटोमेरिज्म की। टाटोमेरिज्म क्या है, देखो कीटो एनॉल टाटोमेरिज्म आप 11th क्लास में या 12th में बेसिकली पढ़ा होगा आपने। अगर हम बात करें तो ऐसा कीटोन जिसके पास ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो ये क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये शिफ्ट हो जाता है OH पे। तो जैसे ही ये शिफ्ट होगा, देखो यहाँ O से H जुड़ गया और इसका एक बॉन्ड फ्री हुआ ना, तो एक बॉन्ड फ्री हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो ये हो गया इन और ये हो गया ऑल, इसीलिए इसे बोलते हैं इनॉल फॉर्म, और ये तो कीटो था ही। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, स्टीरियो में हमने पहले ही बता दिया था कि भाई इसमें हम पढ़ते कैसे हैं, ओरिएंटेशन इन स्पेस, ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए ना। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे दो क्राइटेरिया लेके चलेंगे, एक क्राइटेरिया लेंगे सिंगल बॉन्ड के लंग और एक क्राइटेरिया लेंगे डबल बॉन्ड के। तो पहला मैं जो पढ़ा रहा हूँ जो इजी है, डबल बॉन्ड के लंग देखते। डबल बॉन्ड के लंग की अगर हम बात करें तो डबल बॉन्ड के एलॉन्ग हमारे पास दो तरीके का अरेंजमेंट होता है ग्रुप का। अगर सेम ग्रुप सेम साइड होता है तो इसे हम कहते हैं सिस, और सेम ग्रुप अगर डिफरेंट साइड होता है तो इसे कहते हैं ट्रांस। इसमें एक नॉमेनक्लेचर और आता है ई और जेड। देखो जेड जो है बेसिकली आपका सिस है,
ये और कुछ नहीं सिस है और ये ट्रांस है। लेकिन ये ई जेड कब लेते हैं, जब ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी लिखा है ना, ऐसा नहीं है कि एच एच एच, अगर एच और एच को लिखते तो ए ही ए होता ना, ये बी होता ये बी होता, देखो क्योंकि ग्रुप सेम है। लेकिन यहाँ पे अगर सारे ग्रुप सेम नहीं है तब क्या करेंगे, प्रियोरिटी के बेसिस पे, जिनकी हाई प्रियोरिटी अगर वो सेम साइड तो जेड, अदरवाइज ई। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अब सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में थोड़ा सा हमें समझना होगा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स आते कहाँ से, ये होता क्या है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब ये हुआ कि कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दें। अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रोटेट कर पाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। और अगर उनके पेयर्स हों, उनके पेयर्स बन जाएं, दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऐसे हैं जो ऑप्टिक लाइट को रोटेट कर रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे के। यहाँ देखो एग्जाम्पल, मैं इसका थोड़ा सा मैकेनिकल व्यू से लेता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। ये हमारा जो लाइट सोर्स है, इसमें लाइट चारों डायरेक्शंस में मूव कर रही होती है, ठीक है। इसको जब हम फिक्स पोलराइजर से पास करें तो ये एक ही डायरेक्शन की लाइट बचती है, देखो एक ही डायरेक्शन बचा है इसके पास, और इसी को ही प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा सैंपल रखा होगा, सैंपल के पास हम ले जाएंगे, जैसे ही ये सैंपल से पास होगा, सैंपल क्या करेगा, या तो इधर मोड़ देगा या इधर मोड़ देगा। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा। और इसको हम मेजर कहाँ से कर सकते हैं, एक एनालाइजर लगा होता है, तो इस पूरे को हम कहते हैं पोलारीमीटर बेसिकली। तो ये टोटल है आपका पोलारीमीटर, जिसमें जो एनालाइजर पार्ट है वो एनालाइज करके आपको बताएगा कि आपका कंपाउंड बेसिकली लाइट को किधर मोड़ रहा है। अगर इधर मोड़ेगा तो हम उसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, जैसे हमारी घड़ी मूव करती है ना वैसे ही। नेक्स्ट है लीवो रोटेटरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अपोजिट मोड़ दिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे, तो इसे लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज ACW, और इसे लिख देते हैं साथ में CW क्लॉकवाइज। क्लियर। तो अब तो हमने ये देख लिया कि ऑप्टिकल कंपाउंड्स कैसे पहचाने जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास हर टाइम तो मशीन होगी नहीं, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसके केमिकल फार्मूला को देख के ही आइडेंटिफाई करना होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि पेपर में तो वहीं से लिख सकते हैं। तो अब इसके लिए देखो कुछ क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि भाई सिमेट्री एलिमेंट्स में दो तरीके की सिमेट्री को इसे फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो पहले हम सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ लें, फिर उसके बाद हम खुद ही बताएंगे आपको कि कौन कौन से एलिमेंट्स को इसे फॉलो नहीं करना है। तो सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री का मतलब अगर मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे एक ग्लास है और इस ग्लास को हम बीच से दो पार्ट में डिवाइड करें और फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ के इक्वल ही दिखे, तो इसे हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। ये क्या है, सिमेट्रिक है, और इसमें सिमेट्री है। इसी के जगह अगर हम कप ले लेते, देखो कप ले ले, अगर यहाँ से हम इसको पास कर रहे हैं तो इधर वाले में हैंडल नहीं है, इधर वाले में हैंडल है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्री एलिमेंट टोटल 5 होते हैं, जिसमें आपको 4 पढ़ना है। पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई मॉलिक्यूल है अगर हम वहाँ से प्लेन पास करें, प्लेन का मतलब सिंपली समझ लो कि आपने प्लेन मिरर, यहाँ पे प्लेन मिरर लगा दिया, तो जब मिरर लगाओगे तो ये वाला पार्ट का इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, क्योंकि मिरर जस्ट इक्वल डिस्टेंस पे और पीछे इमेज बनाता है, तो इसका यहाँ पे इमेज बनेगा, तो मतलब ये इसमें रिफ्लेक्ट होगा, ये इसमें रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। दूसरा रोटेशनल एक्सिस। अच्छा, ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, और रोटेशनल एक्सिस को CN से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। रोटेशनल एक्सिस में देखें, अगर मान लो यहाँ से हमने एक एक्सिस पास की और पास करने के बाद इसको 180 रोटेट कर दें, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये वाला इधर, क्यों, इसमें से तो हमने एक्सिस पास की है तो ये कहीं नहीं जाएगा। तो अगर हम इसको 1 2 दें तो अगले कंडीशन में 2 1 यहाँ आ जाएगा, और फिर से अगर रोटेट करें तो ये 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रोटेशन। सिमिलरली हम इसको ऊपर से भी एक्सिस लेके रोटेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से ले लें, यहाँ से एक एक्सिस ले लें ऊपर से, अब कितना रोटेट करना पड़ेगा, अब हमको रोटेट करना पड़ेगा 120 डिग्री, क्योंकि देखो सारे क्या हैं 120 120 एंगल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो ऐसे केस में हम इसका आर्डर भी निकाल सकते हैं सी एन का, दैट विल बी द 360 बाई थीटा, और ये है 360 बाई 120 दैट इज़ 3। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो C3 है, जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री, देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर रख दें। स्फेरिकल मिरर का क्या काम होता है, जो इधर होगा उसके एक एंगल पे होगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा दूसरे एंगल पे, और दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा दूसरे एंगल पे, तो इसमें हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जितने भी हमारे बॉल्स होते हैं उसके सेंटर पे अगर बात करें तो हमेशा सेंटर पे एक सेंटर ऑफ सिमेट्री लाई करती है, क्योंकि सेंटर पे स्फेरिकल मिरर रख दें तो चारों तरफ इक्वली रिफ्लेक्ट करेगा बॉल्स को। और एक ये नोट्स में छूट गया है, फोर्थ मैं बता देता हूँ। फोर्थ होता है इम्प्रॉपर एक्सिस। इसे एसएन से डिनोट करते हैं। इसमें हम करते क्या है, पहले रोटेशन करते हैं देन रिफ्लेक्शन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यही वाला एग्जांपल ले लें तो यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो CH3H CH3H, अगर हम इसको रोटेट कर दें, यहाँ से एक एक्सिस लेके 180 रोटेट कर दें तो होगा क्या, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा H। और अगर यहाँ से अब हम प्लेन पास करें तो ये इसको यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे बनेगा CH3, यहाँ बनेगा H, यहाँ बनेगा CH3 और यहाँ बनेगा H। अब इसको और इसको मैच करा के देख लो, दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं कि नहीं है। तो यही चीज़ है, इसी चीज़ को कहा गया इम्प्रॉपर एक्सिस। तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, कंडीशन क्या है, कैसे चेक करेंगे। देखो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ना वो एसिमेट्रिक होते हैं। एसिमेट्रिक या डिससिमेट्रिक का मतलब क्या होगा कि कंपाउंड के अंदर कोई किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी सिमेट्री हैं, बेसिकली यहाँ पे दो ही सिमेट्री हैं, एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक है सेंटर ऑफ सिमेट्री। दीज आर द टू कंडीशंस। इफ a molecule does not have a plane of symmetry and center of symmetry, then that molecule have optical activity as a property। तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर, और जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसे कायरल बोलेंगे और उसकी प्रॉपर्टी को बोलेंगे कायरलिटी, क्योंकि वो है एसिमेट्रिक। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं हम अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की। देखो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, जैसे अगर हम इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की, पहले ये वाला देख लेते हैं। तो इस कार्बन पे देखो एक साइड लगा है H, एक साइड लगा है CH3, एक साइड लगा है CH3 और एक साइड लगा है Cl। अगर हम यहाँ से यहाँ प्लेन ले लें तो प्लेन में चले गए तो ये क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सिमेट्री है, और सिमेट्री होने की वजह से क्या, ये कायरल नहीं है, ये एकायरल है, कायरल नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, नॉट एक्टिव। ठीक है, दूसरा देखें, अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे कि एक तरफ H ले लें, एक तरफ Cl, एक तरफ Br और एक तरफ OH। अगर अब चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा, और एसिमेट्रिक होते ही ये बन गया बच्चों कायरल। और कायरल होने का मतलब ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, बेसिकली दो होते हैं, एक होता है इनैंशियोमर्स, दूसरा होता है डायस्टीरियोमर्स। इनैंशियोमर्स को पहचानने का तरीका, जब हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमने आपको पढ़ाया था कि इनैंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज एंड दे आर कायरल्स। डायस्टीरियोमर्स क्या है, ये सुपर इम्पोजिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो सुपर इम्पोजिबल बताते हैं क्या है। अगर हम इस ग्लास का इमेज बनाएं तो ये जो ग्लास का इमेज होगा, अगर हम इसको अब इसके ऊपर उठा के रखें तो पूरी तरह ढक लेगा, मतलब ये इसको सुपर इम्पोज कर गया।
लेकिन अगर यहीं हम कप का इमेज बनाएं तो कप का इमेज क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि हैंडल इधर आएगा। जब इसको इधर उठा कर रखेंगे तो हैंडल इधर निकल जाएगा। इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा। क्लियर? तो जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं वो होंगे इनैंसियोमर्स, और जो सुपर इम्पोजिबल होंगे वो होंगे डायस्टेरियोमर्स। देखो यहाँ से भी समझ सकते हो कि अगर इस मॉलिक्यूल का ये इमेज है और इसको 180 रोटेट कर दें, 180 रोटेट करते ये Cl इधर, ये Cl इधर, ये फ्लोरीन इधर, और अब इसको ऊपर उठा के रखो, देखो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, सुपर इम्पोज कर जाएंगे। सुपर इम्पोज क्यों करेंगे, क्योंकि एफ को ढक लेगा, देखो वैसे ही है H की जगह, और 2 Cl इधर इधर, तो वैसे ही है दोनों, तो ढक लेगा। इसलिए ये क्या है, डायस्टेरियोमर्स होंगे एक दूसरे के। डायस्टेरियोमर्स ये एक दूसरे के होंगे, ठीक है, ये वाला नहीं, ये तो सेम है। अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर हैं, अच्छा ये जो मॉलिक्यूल था जो इस पर हमने स्टार लगाया है ना, ये कायरल सेंटर को ही दर्शाता है। इस पर अगर चारों ग्रुप डिफरेंट है तो वो मॉलिक्यूल कायरल, और जो कार्बन है उसे कहेंगे कायरल सेंटर। तो अगर 2 मॉलिक्यूल हैं जिसमें, या एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 कायरल सेंटर हैं, तो मान लो कि अगर एक RR है और एक में, दूसरे मॉलिक्यूल में एक जगह R मिले, S मिले, तो ये एक दूसरे के होंगे डायस्टेरियोमर्स। पहले हम सीधे सीधे बता देते हैं कि भाई अगर दो के दोनों जगहों पे, एक सेंटर ये है एक सेंटर ये है, दोनों सेंटर पे अगर चेंज होता है तो इनैंसियोमर, अगर एक सेंटर पे चेंज होता है दूसरे पे नहीं तो डायस्टेरियोमर। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है, चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ चेंज हुआ तो इसलिए डायस्टेरियोमर्स। इन दोनों के रिलेशन को देख लेते हैं, खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो ये S है, ये R है, यहाँ क्या हो गया R, यहाँ क्या हो गया S, दोनों सेंटर पे चेंज है। सेंटर नहीं चेंज करना है, रिस्पेक्टिव चेकिंग करते हैं। जब भी चेक करेंगे रिस्पेक्टिव चेक करेंगे, S का R हुआ, R का S हुआ, तो ये इनैंसियोमर, बाकी सारे एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स। नेक्स्ट, ये RS नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं, तो RS नॉमेनक्लेचर सबसे पहले जान लेंगे कि ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। अभी थोड़ी देर में हम बताते हैं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या होता है। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला कि जो एसिमेट्रिक कार्बन है उस पर हम CIP रूल से प्रियॉरिटी डिफाइन करेंगे। लोवेस्ट प्रियॉरिटी ग्रुप मस्ट बी बिलो द प्लेन होना चाहिए, और इस केस ऑफ फिशर की बात करें तो ये टॉप या बॉटम होना चाहिए, मतलब वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, नॉट दी हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे लो प्रियॉरिटी का ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। रूल नंबर 3 कहता है देन द एरो इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट प्रियॉरिटी, 1 से 2, 2 से 3 की तरफ अगर मूव करेंगे और ये मूवमेंट क्लॉकवाइज मिल रहा है तो R 1 से 2 से 3 की मूव करेंगे, और अगर ये मूवमेंट मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो ये होगा S का। तो यही है RS नॉमेनक्लेचर। R बेसिकली होता है रेक्टस और S होता है सिनिस्टस। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ये शार्ट में लिखा है R और S को। क्लियर? ये CIP रूल क्या है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। CIP स्टैंड फॉर कान इन गोल्ड एंड प्रीलाग रूल। ये कुछ सीक्वेंस रूल है जो प्रियॉरिटी डिफाइन करने का काम आता है। कैसे प्रियॉरिटी डिफाइन करते हैं, तो आपके लेवल पे सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एटॉमिक मास ज़्यादा है, जितना ज़्यादा एटॉमिक मास होगा उसकी प्रियॉरिटी उतनी ही हाई होगी। हाई प्रियॉरिटी, हाई मास, हाई प्रियॉरिटी। और जैसे ही मास घटा वैसे ही प्रियॉरिटी कम हो गई। तो मास के बेसिस पे आप मेजर कर सकते हो। दूसरा, अगर आइसोमेरिक फार्म में है जैसे ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, तो ट्राइटियम का ज़्यादा, ड्यूटेरियम का, और फिर प्रोटियम का। दूसरा देखो, अगर जैसे कार्बन से 2 हाइड्रोजन इधर सेम जुड़े हैं और इधर Cl जुड़ा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन सेम है, इधर OH जुड़ा, तो कहीं से ये कार्बन अगर जहाँ से भी जुड़े होंगे, मान लो X ग्रुप पे जुड़े हैं या X पे जुड़े हैं, तो कार्बन सेम, इतना सेम, तो हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट एटम की हमेशा। जैसे यहाँ OH है, OH का है 16, यहाँ क्या है Cl का कितना है 35.5, तो ये इसको फर्स्ट प्रियॉरिटी पे रखेंगे, इसको सेकंड प्रियॉरिटी पे रखेंगे, ठीक है। अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो CIP रूल क्या कहता है, डबल बॉन्ड वाले को कहता है कि इसको मान लो ना कि ये Y 2 बार कार्बन से जुड़ा है, इसका मास 2 टाइम्स इंक्लूड करो। बात समझ में आ गई? सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड में भी, ट्रिपल बॉन्ड में कहता है जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C अगर आ गया तो
तो कहेगा भी इसे सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करो कि 3 सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं, तो इन तीनों के मास को अब जोड़ के प्रियोरिटी डिफाइन कर लेंगे। और लास्ट रूल है कि बॉन्ड पेयर इज सीनियर टू द लोन पेयर। लोन पेयर अगर कहीं आ रहा है तो उसकी प्रियोरिटी कम होगी रेदर देन बॉन्ड पेयर। 2 एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस को समझ लेते हैं, तो यहाँ आपको काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देखो, जैसे सबसे पहले चेक करेंगे सेंटर कायरल है कि नहीं, तो ये कायरल है, इस पर स्टार लगा दिया क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। हाइड्रोजन जो है हमारा लोवेस्ट प्रियोरिटी का है, तो ये बिलो दी है, प्लेन है। अब प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा देखेंगे, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे मास बढ़ता है, तो ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा, ब्रोमीन 1, क्लोरीन 2 और फिर कार्बन 3। तो 1 से 2 से 3 की तरफ जाएंगे, किधर मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये मूवमेंट ऐसा है घड़ी के उल्टा ना, घड़ी की सुई से, तो इसलिए एस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन प्लेन में है। तो जब अगर ऐसा हो जाए तो इसमें एक रूल और जोड़ लो कि अगर कभी ऐसा हो कि हाइड्रोजन प्लेन में है तो हम क्या करेंगे कि 2 इंटरचेंज करेंगे, 2 टाइम्स इंटरचेंज। और 2 टाइम इंटरचेंज का मतलब कोई अंतर नहीं आता है कॉन्फ़िगरेशन पे। चलो सबसे पहले इसको चेंज कर देते हैं। इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा इधर हाइड्रोजन, इधर Br, इधर F और इधर Cl। और इसके बाद किसी एक को भी इनको मान लो चेंज कर दिया तो ये आ जाएगा CFBr और H। अब इसके बाद आप प्रियोरिटी निकाल लो, 1 2 3, 1 से 2 से 3 की तरफ चलेंगे, क्या आ रहा है, R आ रहा है, तो ये आ जाएगा R। ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप वैसे ही करो जैसे आप कर रहे हो, और जो भी आए उसका उल्टा आपको आंसर लिखना है, तो वो भी सही है। ये ट्रिक है, लेकिन ये वाला जो हमने बताया ये रूल है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की। देखो, कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल में या शुगर्स में अगर OH लेफ्ट साइड होता है तो इसे L शुगर लिखते हैं, और अगर ये OH राइट साइड होता है तो इसे D शुगर लिखते हैं। तो अगर ऐसा है तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इस चेन के रिलेटिव हो गया ना। देखो, अगर इधर है इस चेन से तो D, इधर है तो L, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। और अभी जो आपने पढ़ा था एब्सोल्यूट वाला, वो RS जो सिस्टम था वो एब्सोल्यूट था, उसमें कोई भी किधर भी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे आपको इंटरचेंज करके भी दिखाया, ग्रुप इंटरचेंज हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फाइनली जब हम प्रियोरिटी के बेसिस पे मूव करेंगे तो मूवमेंट डिसाइड करेगा कि R होगा कि S होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे हमारा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। ये लेंदी क्वेश्चंस में बनता है और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में देखो, न्यूमैन प्रोजेक्शन हमने बनाया था, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो ये 2 बॉन्ड सीधे सीधे वाले आ रहे थे ना, इनके बीच का जो एंगल होता है इन्हें कहते हैं डाईहेड्रल एंगल। तो डाईहेड्रल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाईहेड्रल एंगल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक जनरेट होगा स्ट्रेन, और कोई भी मॉलिक्यूल हमेशा चाहेगा स्ट्रेन को रिलीज़ करना, क्योंकि मिनिमम स्ट्रेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। तो देखो, अगर हम बात करें कि मिनिमम स्ट्रेन अगर होगा तो ये क्या देगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्लियर। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी का मतलब कि हमारा कंपाउंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होगा, कैसे चेक करेंगे, इस एंगल के बेसिस पे चेक करेंगे। अगर हमारे 2 ग्रुप बल्कि हैं तो उनके बीच का जो एंगल है जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, सपोज करो कि एक क्लास है और इस क्लास में 2 बच्चे हैं जिनके बीच लड़ाई है। अगर उन 2 बच्चों को पास पास बैठा दें तो उन्हें लड़ने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, और उस क्लास में अगर एक को इस कोने बैठा दें और एक को दूसरे को यहाँ कोने, तो लड़ाई होने के चांसेस कम होंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ भी लगाना है। ठीक है। अब ये जो आइसोमर्स है, ये आइसोमेरिज्म जनरेट कैसे होता है, अगर इस एक मॉलिक्यूल को रोटेट करें, अगर ये रोटेट करें तो रोटेट करने से जितने भी नए स्ट्रक्चर्स बनेंगे सबको हम क्या कहेंगे, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म।
या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। लेकिन इसमें से कुछ आइसोमर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे स्टैगर्ड और इक्लिप्स। अगर दो ग्रुप जो बल्कि हैं, ये दो ग्रुप अगर पास पास हैं जैसे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इक्लिप्स फार्म। और अगर एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे हैं तो ये हो जाएगा स्टैगर्ड फार्म। तो एंगल की बात है, अगर 0 डिग्री एंगल तो इक्लिप्स, और अगर बीच में कोई पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए हम उसे गॉसे फार्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम जो करने वाले हैं यहाँ पे एन ब्यूटेन का कन्फर्मेशनल आइसोमेरिक एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखो पहला हम ले लेते हैं, एन ब्यूटेन है आपका क्या, CH3 CH2 CH2 CH3। अब जो आप देख रहे हो व्यू, ये इन कार्बन के व्यू हैं। अगर हम इन कार्बन को देखो इस तरीके से बना दें, ये दो कार्बन हैं, इस पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, दो हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन इधर लगा दें, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, और दो हाइड्रोजन यहाँ। यही व्यू आप देख रहे हो। इसको धीरे 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 इसके ऊपर ले जाओ, धीरे 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 इसके ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा पहला। ठीक है, पहला नहीं बनेगा आपका, ये बन जाएगा ये वाला, क्योंकि हमने एक CH3 नीचे लिया है, दूसरा ऊपर लिया है। ठीक है, तो ये ऊपर होने की वजह से आपका ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। अब मान लो यहीं से अगर आप चाहते हो, क्योंकि हमने एक साइकिल दिखाई है, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। यहाँ से अगर इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ये वाला इसके जगह आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको इधर से रोटेट किया गया, इधर से रोटेट किया गया, तो इसको इधर रोटेट करोगे तो ये आ जाएगा इसके जगह। फिर फर्दर रोटेट करोगे तो ये आ जाएगा इधर। तो इसी तरीके से 60-60 रोटेट करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, बस इसे देखना है। अगर दो CH3 पास पास हैं तो इसे इक्लिप्स बोलेंगे। दो CH3 एक दूसरे के मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं तो इसे एंटी कॉन्फ़िगरेशन, या इसी को ही स्टैगर्ड आपने बोला था, ये स्टैगर्ड है आपका। ठीक है, और बीच का अगर कोई बनता है, जैसे ये CH3 पास में है, तो इसे कहते हैं गॉसे कन्फर्मेशन। ठीक है, अब देखो ये CH3 और H पास पास में है तो इसे कहते हैं पार्सली इक्लिप्स। ये इक्लिप्स जैसा तो है, देखो इक्लिप्स जैसा तो है, लेकिन यहाँ पे एक H है, एक CH3 है, तो इसे पार्सली इक्लिप्स बोलेंगे। और इसे पार्सली, ये भी देखो पार्सली इक्लिप्स कन्फर्मेशन है, और ये अगेन आपका गॉसे है। तो टोटल यहाँ पे कितने कन्फिग्रेशन बना, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 कन्फिग्रेशन को एनर्जी एक्सिस पे अगर हम रोटेट करके एनर्जी लेवल डायग्राम खींच दें तो ये कन्फर्मेशनल एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है। अगर हम इधर पे देखो पोटेंशियल एनर्जी ले लें वाई एक्सिस पे, और इधर डाईहेड्रल एंगल के बीच पहला मॉलिक्यूल देखो यहाँ पे CH3 इनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। थोड़ा सा 60 डिग्री घुमाया, 60 डिग्री, यहाँ से देखो साफ साफ दिख रहा है, 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ 120 डिग्री, तो ये 120 पे। तो अब ये इसकी एनर्जी तो सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम होगी, लेकिन अगेन ये स्ट्रेन रेज कर लेगा क्योंकि अगेन CH3 के पास है। और फाइनली जब इसको फिर से 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा एंटी, एक CH3 दूसरे CH3 के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सिमिलरली ये ग्राफ इसी तरह एक्सपेंड करता है क्योंकि इधर भी वही चीज़ें रोटेट होकर आ रही हैं, पार्सली इक्लिप्स, उसके बाद आपका गॉसी एंड इक्लिप्स। तो ये ग्राफ इस तरीके से आप बना सकते हो। ये ग्राफ के चांसेस हैं आने के, 90% चांसेस हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस के आने के। तो यहाँ पे देखो एक हमने समरी रख दिया है कि कैसे हम समराइज़ कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी के टर्म में ये मैक्सिमम स्टेबल है, ये मिनिमम है। जब एंगल एक दूसरे के हों, ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हो, एंगल कितना होगा 180, और इसे एंटी बोलेंगे, और ये इसे इक्लिप्स बोलेंगे। तो ये स्टेबिलिटी का आर्डर भी है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि स्टेबिलिटी का क्या आर्डर होगा। मोस्ट ऑफ टाइम अगर आपको ये ग्राफ याद है तो आप स्टेबिलिटी का आर्डर निकाल सकते हो। अब बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन खत्म हो गया। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो रिएक्शन होती क्या है, बेसिकली रिएक्शन में कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं और पुराने बॉन्ड टूटते हैं। तो जो बॉन्ड टूटते हैं अगर हम उन्हें समझ लें तो बनाना भी आसान हो जाएगा। देखो तोड़ने का दो तरीका है कि अगर अपने अपने मालिक्यूल जो अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग के हैं वो दोनों एटम ले लें तो इससे बनेगा क्या, फ्री रेडिकल बनेगा। और अगर एक ही ले ले तो इससे क्या बनेगा, एक पॉजिटिव केटायन और एक एनायन। अगर ये कार्बन है तो इसे कहेंगे कार्बोकेटायन और कार्बेनायन। अगर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बेनायन, नहीं तो पॉजिटिव है तो कार्बोकेटायन। तो ये दो स्पीसीज बनेंगे, इन्हें क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है,
यही कार्बोकेटायन कार्बन आयन, अगर ये कार्बन आयन बेसिकली है क्या हमारा इलेक्ट्रॉन रिच, आगे चल के हम इसे क्या बोल देंगे न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या है कार्बोकेटायन जो हमारा क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो डिफिशियंट होने के साथ साथ इसे हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। अब ये क्यों बोलेंगे आगे देखते हैं। देखो जब कोई रिएक्शन होती है तो एक मॉलिक्यूल जो रीजेंट होता है उस पर एक अटैकिंग रीजेंट आता है और उससे टकराता है और ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ठीक है। हाँ, इससे पहले ये भी देख सकते हैं कि इन दोनों के टक्कर से कभी कभी इंटरमीडिएट बनेंगे और उसके पहले भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, तो उसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, बस ये जानो कि इंटरमीडिएट ही कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। अब देखो जो अटैकिंग रीजेंट है हमारे ये इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और एक आपने देखा फ्री रेडिकल, तो मोस्टली हमारे सिलेबस में ये ज़्यादा मेंशन है कि इनको भाई आप इनके बारे में लिखो, और इनके बारे में हो सकता है आप डिफरेंसेस भी आपसे पूछ ले, तो इसके भी जो है 90% आने के चांसेस रहते हैं। द वर्ड फाइल दोनों में आ रहा है, तो इस फाइल वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लवर। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है निगेटिव, तो निगेटिव को कौन लव करना चाहेगा, कौन निगेटिव लवर होगा, जिसपे खुद पॉजिटिव चार्ज हो वही तो निगेटिव के पास जाना चाहेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस, न्यूक्लियो वर्ड आया कहाँ से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मीन्स पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर कैसे चार्ज होंगे निगेटिव चार्ज, तो जितने भी न्यूक्लियोफाइल होंगे वो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो हमारे फर्दर दो तरीके के होते हैं, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जिन पे क्लियर कट पॉजिटिव चार्ज दिखता है, इनको कभी कभी नेकेड न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। दूसरा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, जिनका ऑक्टेट जो होता है ये इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जैसे AlCl3 BeCl BF3 BCl3 एट्सेट्रा। नेक्स्ट जो अटैकिंग रीजेंट है ये हमारा है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को भी हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ हैं जिनके पास लोन पेयर्स है, और ये अटैक कहाँ करते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पे करते हैं, ठीक है। ये भी दो तरीके के होते हैं, चार्ज जिन पे क्लियर कट चार्ज दिखता है जैसे Cl माइनस Br माइनस CH3 माइनस OH माइनस NH2 एट्सेट्रा। दूसरा न्यूट्रल जिनके पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, देखो यहाँ पे लोन पेयर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं इस अपने लोन पेयर की वजह से। और कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच तो हैं लेकिन उनमें दो दो साइट होती हैं डोनेशन के लिए, जैसे साइनाइड और थायोसाइनाइड। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड वाला जो कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया था वो यहाँ पे भी अप्लाइड है, तो थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे मैच कराओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन की। रिएक्शन बेसिकली हमारी चार तरीके की होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट। तो सबसे देखो इजी है क्या रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में कुछ नहीं होता, एक मॉलिक्यूल के एक पोर्शन को एक जगह से दूसरे जगह लगा दिया तो ये रीअरेंजमेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ये OH माइनस ने Br को हटा के इसकी जगह ले ली तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में हमेशा अनसैचुरेटेड होना चाहिए कंपाउंड को, देखो पाई बॉन्ड टूटा और यहाँ पे दो Br जुड़ गए तो ये दोनों Br यहीं पे ऐड हो गए ना, तो एडिशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है मॉलिक्यूल का कुछ पोर्शन इलिमिनेट होकर निकल जाए, यहाँ से अगर हम कहें तो यहाँ पे प्लस H2O लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये इलिमिनेट हो गया। जब भी इलिमिनेशन रिएक्शन होगी या तो साइक्लिक कंपाउंड बनेगा और नहीं तो बनेगा आपका एल्कीन, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं 1 बाई 1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी फर्दर तीन तरीके का होता है। अगर हम बात करें तो पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल। अगर सब्स्टिट्यूटिंग एजेंट या अटैकिंग एजेंट न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप पहचान सकते हो OCH3 माइनस लिखा गया है ना, ये क्या है इलेक्ट्रॉन रिच, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Cl को हटा के यहाँ पे लग रहा है ये H। अब यहाँ से जो जनरेट होता है ये जनरेट होता है CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, ये क्या जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे
दो Cl जो हैं ये टूट जाते हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके और दो Cl फ्री रेडिकल बनाते हैं, तो इसीलिए इसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एक H को हटा के एक Cl लगा है, सब्स्टिट्यूट किया है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड किसके द्वारा, फ्री रेडिकल के द्वारा, इसलिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हमारे सिलेबस में जो मैकेनिज्म पढ़नी है वो SN1 रिएक्शन की पढ़नी है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात करें तो ये फर्दर दो तरीके के होते हैं, होते तो तीन हैं लेकिन आपके सिलेबस में दो ही मेंशन है और दो ही पढ़ना है। एक होता है SN1 रिएक्शन, एक है SN2। ये हमने आपको बता ही दिया था कि अगर न्यूक्लियोफाइल कोई सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये जो X है इसे लीविंग ग्रुप होना चाहिए, तो अगर ये लीविंग ग्रुप है और हट जाता है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखो अगर हम ये जो X मोस्टली क्या हो सकते हैं, ज़्यादातर आप हाईलाइट देखते हैं, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो ये SN1 रिएक्शन देगा, और यहाँ पे अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो ये क्या देगा, SN2 रिएक्शन देगा। तो ये यहाँ पे आपको पहचानने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये आर्डर होता है, और यहाँ पे जो है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री का आर्डर होता है। तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री देता है, 1 डिग्री तो देता ही नहीं। 1 डिग्री क्या देगा, SN2 देगा, सॉरी। अब ये बच्चों आपके सिलेबस में मेंशन है SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है ना, ये अपने से ही डिसोसिएट होके बनाती है कार्बोकेटाइन, और ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री होने की वजह से स्टेबल होते हैं। ठीक है, फर्दर अब जो आपका न्यूक्लियोफाइल है जैसे OH- ये आएगा इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखो एरो हमने दोनों तरफ से क्यों बनाया है, बेसिकली ये जो कार्बोकेटाइन है इसके पास अब जो इम्पटी ऑर्बिटल बचता है वो PZ बचता है, और PZ एटॉमिक ऑर्बिटल के पास दो लोब होते हैं, तो ये इधर से भी अटैक कर सकता है, एक इस लोब में भी, एक इस लोब में। तो इसलिए यहाँ से दो चांसेस बनते हैं, 50% इसके बनने के चांस बनते हैं और 50% इसके बनने के चांस होते हैं। और अगर ये 50% बनते हैं तो 50% एक आइसोमर, अगर सपोज कर लो कि ये तीनों डिफरेंट हो तो ये क्या होगा, कायरल होगा, ये भी क्या होगा, कायरल होगा। 50% ये बना तो कायरल में अगर मान लो कि ये R है और अगर ये S है, 50-50% बनते हैं तो हम इनको कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके दिखाया है। देखो ये आपको डेफिनेटली लग रहा है कि इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये होगा कायरल, और ये कायरल है तो आइदर ये तो R होगा या S होगा। तो अगर ये R होगा तो डेफिनेटली ये S होगा। इस चीज़ को समझो, जैसे यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में यहाँ क्लियर कट दिया है कि ये S है तो ये R है, इसका मतलब अगर 50% S बना, 50% अगर R बना, तो इनका जो मिक्सचर होगा उसी को हम कहेंगे रेसमिक मिक्सचर। इसी के साथ साथ एक कंपाउंड की और बात कर लेते हैं, मीजो आइसोमर्स की। अगर मान लो इस तरीके से हम एक कंपाउंड बनाएं, बेसिकली ये है टार्टरिक एसिड। तो अब देखो इस कंपाउंड में अगर ध्यान से देखोगे तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से अगर प्लेन पास करो तो ये OH इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये H इसको रिफ्लेक्ट करेगा। आल्दो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर हैं, लेकिन ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि अगर ये सेंटर R होगा तो ये डेफिनेटली S होगा। तो 50% ये रोटेट कर रहा है इधर, ये रोटेट करेगा इधर, तो नेट रोटेशन क्या होगा, 0। तो 0 आते ही आपका यहाँ से आपको समझ जाना है कि नेट रोटेशन 0 होते ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की अगर आप बात करें तो देखो ये जो रिएक्टेंट हैं ये एक इंटरमीडिएट बना रहे थे, ये वही इंटरमीडिएट है, इस पर प्लस चार्ज लगा है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फर्दर कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बन रहा है, तो इसलिए ग्राफ इस तरीके से जाएगा। एक इंटरमीडिएट जो ट्रांजिशन स्टेट होते हैं वो होते हैं इंटरमीडिएट +1। तो यहाँ कितना इंटरमीडिएट बना, 1, 1 + 1, तो मतलब दो ट्रांजिशन स्टेट आपको बनाने। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट 1 और दूसरा हो गया ट्रांजिशन स्टेट 2। तो ये दो ट्रांजिशन स्टेट बना के आप इस रिएक्शन
के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को ड्रा कर सकते हो। दूसरा SN2 रिएक्शन की बात करें, अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो अब तो ये Br डिसोसिएट नहीं होगा, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है इसको डिसोसिएट होने में मदद करेगा, ये इधर से जाएगा, इसको अप्रोच करेगा, और देखो ये डॉट डॉट जो लाइन खींची गई है ये बता रहा है कि ये इधर से जुड़ना चाह रहा है, तो जैसे जुड़ने जाएगा ये बॉन्ड टूटने को होगा। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट यही होता है बच्चों, इसमें एक बॉन्ड टूट रहा होता है, दूसरा जुड़ रहा होता है, और ये हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो इस पर हम इसे हैश लगा देते हैं हाई एनर्जी को दर्शाने या ट्रांजिशन स्टेट को। फाइनली क्या होगा कि ये बॉन्ड जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड टूट के निकल जाएगा। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे Br जहाँ था उसके अपोजिट OH आके लगा है, तो यहाँ केवल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं है, इसलिए लाइन सीधी जाएगी और उसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी लाइन, अगर एक इंटरमीडिएट होता तो। यहाँ पे अगर बात करो तो यहाँ पे एक जगह तो रिटेंशन होगा और एक जगह इन्वर्जन होगा, तो एक इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होता है, रेसमिक मिक्सचर में। अब बात करते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन की। इलिमिनेशन रिएक्शन में देखो, अगर एक ही कार्बन से X और Y निकल रहे होते हैं तो इसे कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन, उसके बगल वाले 2 कार्बन से निकल रहे होते हैं XY तो इसे कहते हैं बीटा, क्योंकि ये कार्बन अल्फा ये बीटा, तो इसलिए बीटा एलिमिनेशन। ये देखो अल्फा बीटा गामा, अगर एक Y गामा से निकल रहा है तो इसे कहेंगे गामा एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन टोटल 3 तरीके के होंगे, अल्फा बीटा गामा। इसमें बीटा एलिमिनेशन जो है यहाँ पे जो हमने मेंशन किया है, बीटा एलिमिनेशन 2 तरीके का होता है, E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है। इसके अपार्ट भी एक होती है रिएक्शन E1CB, E1 कॉन्जुगेट बेस के थ्रू होती है रिएक्शन, इसलिए इसे E1CB लिखा है, CB फॉर कॉन्जुगेट बेस, बट इसे छोड़ देंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। अब देखते हैं E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन दोनों को एक साथ, और फिर इनकी मैकेनिज्म। E1 रिएक्शन में देखो, E1 रिएक्शन में भी आपको ये ध्यान रखना है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हम लेंगे। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या करेगा, ये फैसिलिटेट करेगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, वो बनाएगा कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे एक बेस लेंगे या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही बेस का काम करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये प्रोटॉन लेके निकलेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज, और प्लस माइनस के बीच बॉन्ड बना दो, तो ये प्लस माइनस के बीच देखो बॉन्ड बन गया ये वाला, बाकी सब कुछ वैसे ही है। E2 रिएक्शन में क्या होगा, E2 रिएक्शन जनरली 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में होती है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, यहाँ पे ब्रोमीन वाले को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 और 2, तो 2 डिग्री है ये, तो 1 डिग्री इसका आर्डर होता है, ज़्यादातर 1 डिग्री फेवर करते हैं। तो अगर यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक बेस अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये बेस जैसे ही ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये ब्रोमीन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और निकल जाएगा। तो अब सीधे सीधे ये सोचो कि H और Br दोनों को निकाल देना है, H और Br को निकाल देना है, निकालेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ का फ्री होगा, एक बॉन्ड यहाँ का फ्री, डबल बॉन्ड बना दिए। हमने बताया था शुरुआत में ही कि एल्कीन बनेगा जितनी भी एलिमिनेशन रिएक्शन कराओगे। तो ये हो गई आपकी E1 और ये हो गई आपकी E2 रिएक्शन। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन में देखो, एक न्यूक्लियोफाइल, ये डेल माइनस, ये डेल पॉजिटिव सेंटर, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, ये कहाँ अटैक करेगा, डेल पॉजिटिव सेंटर पे, ये इधर टूट जाएगा और ये जुड़ जाएगा। सिमिलरली जितनी भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वो सारी की सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल Br को अलग अलग करके लिख लें, ये Br को माइनस प्लस करके अगर लिख लो तो ये देखो जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, ये पाई बॉन्ड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ अटैक करेगा, प्लस पे, ये निकल जाएगा। फाइनली ये जो निकलेगा, अगर इस पाई बॉन्ड को भी चाहो तो इस तरीके से प्लस माइनस के रूप में तोड़ लो, प्लस माइनस, और इन दोनों को, दोनों Br को प्लस माइनस के रूप में तोड़ के जोड़ दो। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इधर माइनस पे एक Br प्लस वाला और इधर एक Br माइनस वाला जोड़ दो, यही देखो लिखा गया।
कुछ अलग नहीं है। ठीक है, देखो बच्चों आगे अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर ये HBr ले लें, वहाँ भी हमने क्या लिया था, Br लिया था। अगर यहाँ पे हम अनसिमेट्रिकल ले लें, एक H+ एक Br-, तो इस केस में ये जो Br होता है ये जाके उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं। जैसे इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 1, तो Br मेनली इस वाले पे जुड़ेगा। इसी को कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट बात करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस की अगर आप बात करें तो देखो, जब भी आप पेरोक्साइड लोगे, O बॉन्डेड O, ऐसा जो मॉलिक्यूल होता है वो पेरोक्साइड होता है। तो ये पेरोक्साइड क्या करता है, फैसिलिटेट करके फ्री रेडिकल बनाता है। और जैसे ही ये देखो फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल फिर क्या करेगा, HBr के पास आएगा और इससे H फ्री रेडिकल ले लेगा। अब आपके पास Br फ्री रेडिकल बन गया। ये Br फ्री रेडिकल एल्कीन के पास जाएगा और इससे जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ये जो एल्कीन है ये 2 डिग्री है, इसकी सिमिलर जो एल्कीन बनती दूसरी वाली वो इधर बन जाती CH2 CH2R। तो ये क्या होती 1 डिग्री, ये लेस स्टेबल होती ना, तो इसलिए बनती ही नहीं है। तो यही मेजर प्रोडक्ट है और यहीं से फिर फर्दर क्या, दूसरा H फ्री रेडिकल आएगा, इससे रिएक्ट करेगा और ये प्रोडक्ट दे देगा। अगर इसे ध्यान से देखें तो ये अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ है। अभी जो आपने पढ़ा अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ है, तो इसे एंटी मार्कोनिकॉफ भी बोलते हैं। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आया तो पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, या फिर खरास ने इसे खोजा था, MS खरास ने, तो इसे खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, खरास इफेक्ट। तो ये इतनी सारी चीज़ें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। कुछ अब स्पेशल रिएक्शंस के बारे में जानते हैं। जैसे डाइकमैन कंडेंसेशन की बात करें, डाइकमैन कंडेंसेशन में आपको क्या लिखना है बच्चों, ये देखो एक डाइस्टर लेना। ये जो C डबल बॉन्ड OR ग्रुप है इसे स्टर ग्रुप बोलते हैं। इधर एक और बॉन्ड बना देता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये भी स्टर ग्रुप है, यहाँ भी ये भी स्टर ग्रुप है, 2 स्टर ग्रुप हैं इसलिए इसे लिखा गया डाइस्टर। बेस के प्रेजेंस में कैटेलाइज्ड होता है, अल्कोहल रिलीज होगा, प्लस का ROH रिलीज होता है। तो ये जो बनता है ये बनता है बीटा कीटो ईस्टर। इतनी चीज़ें आपको पहले याद होनी चाहिए। ये अगेन ईस्टर ग्रुप है, ये इसका अल्फा कार्बन ईस्टर ग्रुप के, और ये बीटा। तो बीटा पे देखो कीटो है तो इसलिए इसे लिखा गया है बीटा कीटो, इसीलिए लिखा गया बीटा कीटो। और ये ईस्टर तो है ही, तो बीटा कीटो ईस्टर बनता है, कहाँ से बनता है, डाइस्टर से। और ये क्लेजन टाइप की ही मैकेनिज्म को फॉलो करता है, क्लेजन टाइप के कंडेंसेशन को, बट इसकी मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, तो आपको बस इतना इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं रिंग ओपनिंग ऑफ साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन जो रिंग है इसमें 3 कार्बन है, CH2 CH2 CH2। देखो ये हाईली स्ट्रेन रिंग है, अगर इसका एंगल स्ट्रेन कैलकुलेट करें तो एंगल होना चाहिए 109 माइनस 60 कर दो 49 डिवाइडेड बाई 2, तो भी कितना आएगा 24.5 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। तो इस रिंग में बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होने की वजह से ये रिंग टूट जाती है। अब जितने भी रिजेंट हैं जैसे Cl इनको 2 पार्ट में तोड़ लो, एक पे प्लस एक में माइनस लगा लो, और ये 3 कार्बन है तो इन 3 कार्बन को CH2 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 करके लिख लो। इधर एक Cl जोड़ दो, एक इधर Cl जोड़, बहुत ही सिंपल है। Br2 लिखा, एक Br इधर जोड़ोगे, एक Br इधर। HBr लिखा, एक तरफ H जोड़ दिया तो CH2 से देखो CH3 बन गया, एक तरफ Br जोड़ दिया। H2 इधर भी H जोड़ा, इधर भी H जोड़ा, तो ये हो गया CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। और इधर भी KMnO4 से ये रिएक्शन नहीं करता है। HI के केस में भी सेम रिएक्शन, एक तरफ H एक तरफ I जोड़ दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग्स की। तो ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसको अगर हम इनहेल करें, ये हम ओरली भी ले सकते हैं, सबक्यूटेशनली भी ले सकते हैं, मतलब इंजेक्शंस भी ले सकते हैं, और ओरली भी मुंह के थ्रू खा सकते हैं। ऐसी कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिसको खाने से हमें फिजिकल या मेंटल किसी इशूज से रिलीफ मिल जाए,
किसी बीमारी से रिलीफ मिल जाए उसे हम कहते हैं ड्रग्स। जो ड्रग्स है या ड्रग्स को जनरली हम जो कहते हैं वो मेडिसिन है बेसिकली। तो मेडिसिन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन नारकोटिक और नारकोटिक। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनसे खाने से हमें लत लग जाती है, तो वो होती है नारकोटिक। जैसे जितनी भी सीडेटिव पिल्स हैं, सीडेटिव जो सुस्त रखती हैं ब्रेन को, डिप्रेशन में दी जाती हैं, जिनको नींद नहीं जाती, स्लीपिंग पिल्स की बात करें, स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियां, ये सारी क्या हैं, नारकोटिक्स हैं, इनकी लत लग सकती है। लेकिन नॉन नारकोटिक जैसे पैरासीटामॉल, आपको फीवर आया, आपने पैरासीटामॉल खाया, क्या आप रोज़ खाते हो? नहीं खाते हैं। जैसे बुखार ख़त्म, पैरासीटामॉल बंद कर दो। लेकिन अगर आप 1 महीने नींद की गोली खा लो तो वो एडिक्टेबल है, अगले दिन भी खानी पड़ेगी, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। ड्रग्स को थेराप्यूटिक बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें से कुछ का एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। जैसे कुछ मेडिसिन को एनाल्जेसिक कहते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब जो पेन से रिलीफ करते हैं, जैसे एस्प्रिन। हमारी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ते हैं, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। एंटी कैंसर्स, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कैंसर के अगेंस्ट लड़ती हैं। ये गलत है, इसे कट कर देना। एंटी डिप्रेसेंट जो डिप्रेशन में डॉक्टर देता है, जैसे फ्लोक्सिटिन। डायबिटीज़, ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए मेटफॉर्मिन। और एंटी साइकोटिक, ब्रेन की कंडीशन, जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उन मेंटल डिसऑर्डर्स में हम एरी पाइपराजोल का यूज़ करते हैं। ये क्या है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स है, मेंटली आपको रिलीफ पहुंचाती है। और एंटीवायरल, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो दवाइयाँ दी जाती हैं लड़ने के लिए, जैसे भी कोविड वायरस में आप देखें तो जो है एसाइक्लोवीर या रेमडेसिविर का इंजेक्शन आपको लगता था ना, तो ये रेमडेसिविर जो है या एसाइक्लोवीर जो है, ये सारे क्या है, एंटीवायरल मेडिसिन हैं। और लास्ट है एंटीपायरेटिक, ऐसी मेडिसिन जो फीवर को रिड्यूस करने में, कम करने में यूज़ करते हैं। जनरली फीवर में हम क्या खाते हैं, पीसीएम, पैरासीटामॉल या क्रोसिन ना। तो ये है आपका एंटीपायरेटिक ड्रग। अब हमारे सिलेबस में 2 ड्रग हैं, पैरासीटामॉल और एस्प्रिन। तो हम इन दोनों के बारे में देखेंगे। पैरासीटामॉल की सिंथेसिस कैसे की जाती है, ये है बच्चों 4-अमीनोफेनॉल। 4-अमीनोफेनॉल की रिएक्शन, ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें। बेसिकली हम करा क्या रहे हैं यहाँ पे, ये जो रिएक्शन है वो एसिटाइलेशन रिएक्शन बोली जाती है। एसिटाइलेशन रिएक्शन करा रहे हैं। इस अमीनो ग्रुप पे एसिटिल ग्रुप को हमने जोड़ दिया, तो ये हो गया एसिटामिनोफिन। इसका क्या नाम है, एसिटामिनोफिन। एसिटामिनोफिन, और इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं पैरासीटामॉल। तो ये है हमारा पैरासीटामॉल, या फिर पीसीएम, जो डॉक्टर पर्चे पे जनरली पीसीएम पीसीएम लिख देते हैं, इसका मतलब पैरासीटामॉल ही होता है। इसकी मैकेनिज़्म यहाँ पे दी हुई है, लेकिन ये मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है क्योंकि सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं। एसिटाइलेशन है सिंपल, इसका लोन पेयर यहाँ पे अटैक करता है और ये फाइनली यहाँ से टूट जाएगा, एसिटिल ग्रुप इस पे जुड़ जाएगा, दैट्स ऑल। अगर हम बात करें पैरासीटामॉल के यूजेस की, तो पैरासीटामॉल एंटीपायरेटिक है और एनाल्जेसिक है। अगर आपको फीवर है, अभी हमने बताया कि एंटीपायरेटिक कौन सी मेडिसिन होती है, एनाल्जेसिक कौन सी मेडिसिन होती है। तो अगर आपको माइल्ड हेडेक है या माइल्ड पेन है तो हम पैरासीटामॉल दे सकते हैं, लेकिन एंटीपायरेटिक के तौर पे तो मोस्टली पैरासीटामॉल ही दी जाती है। तो फीवर है, फीवर से रिलीफ के लिए हम आपको क्या देते हैं, पैरासीटामॉल ही देते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है जो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन कैसे बनाई जाती है, एस्प्रिन जो कॉमनली आप डिस्प्रिन टैबलेट खाते हो, वो डिस्प्रिन टैबलेट ही आपकी क्या होती है, बेसिकली एस्प्रिन ही होती है। तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड को ही एस्प्रिन कहा जाता है। इसका अगर हम यूजेस देखें तो ये जनरली एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखती है। एंटी इन्फ्लामेटरी मैंने पीछे नहीं बताया, सूजन, इन्फ्लामेशन की बात करते हैं। इन्फ्लामेशन, जो सूजन होती है, जनरली चोट वोट लगने पे कहीं हाथ पैर में सूज जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इससे भी रिलीफ करने के लिए हम एस्पिरिन दे सकते हैं।
ये माइल्ड एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक, बहुत ही एंटीपायरेटिक के तौर पे इसका यूज़ लिमिटेड होता है। एंटीपायरेटिक में हम सबसे ज़्यादा पैरासीटामॉल देते हैं। ये है सैलिसिलिक एसिड। बेंजीन रिंग पे आर्थो पोजीशन पे OH लगा दो और एसिड ग्रुप जोड़ दो बेंजोइक एसिड के आर्थो पोजीशन पे OH, तो ये सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करा दें एसिटिक एनहाइड्राइड की मदद से, तो ये बन जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। और एसिटिल सैलिसिलिक एसिड को ही बेसिकली कहा जाता है एस्प्रिन। यूजेस में फर्दर देख लेते हैं। अभी तो हमने बात कर ही ली कि ये हेडेच में, एंटी इन्फ्लेमेटरी में यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसका एंटीपायरेटिक के तौर पे ये यूज़ लिमिटेड है, तो आप इसे हटा भी सकते हो। कभी कभी आप देखते हैं कि आपके पेरेंट्स या बुज़ुर्ग लोग खाते हैं एक टैबलेट इकोस्प्रिन। ये जो इकोस्प्रिन है ये हार्ट अटैक में काम आता है, वहाँ पे प्रिस्क्राइब की जाती है। बेसिकली ये ब्लड थीनर का काम करता है, ठीक है। तो ब्लड थीनर का काम करने की वजह से हम हार्ट अटैक में इसे दे सकते हैं। इकोस्प्रिन के नाम से आती है टैबलेट। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, हैव a nice day. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you again.